लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया, और आप लोग उसमें देखा था कि उसमें दो पदों में उसका रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखा था कि दो पदों में अभिक्रिया हुई थी। पहले स्टेप में क्या हुआ था, आयनन हुआ था, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ था। और हमने ये भी सीखा था कि जो आक्रमण है वो आगे से भी और पीछे से भी, अग्र आक्रमण और पश्च आक्रमण दोनों संभव है। करेक्ट। अब हम आज बात करने वाले हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे SN2। SN2 क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिखा है तो IDEP पे आप देख सकते हैं, ऊपर वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि सामान्यतः 1 डिग्री हैलाइड, सामान्यतः 1 डिग्री हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, अगर हम बात करें RX, ये है 1 डिग्री हैलाइड, क्या है ये 1 डिग्री हैलाइड, और अगर हम इसकी क्रिया किससे करा दें, ये देखिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रबल क्षार होना चाहिए। आगे हम नोट में लिखवाएंगे आपको, ये प्रबल क्षार होना चाहिए। SN1 में आपने देखा था कि वहाँ पर दुर्बल क्षार होना चाहिए। और हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो माध्यम होगा वो हमारा अध्रुवीय माध्यम होगा, अध्रुवीय माध्यम होगा। और SN1 में हमने देखा था कि वहाँ पर ध्रुवीय माध्यम लिया गया था। यहाँ पर जो क्षार होगा वो प्रबल क्षार, और इसके पहले वाले SN1 में दुर्बल क्षार, इसके पहले वाले में 3 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री हैलाइड। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जरा देखिएगा, यहाँ पे जो मैकेनिज्म आएगा उसे हम कहेंगे जो SN1 मैकेनिज्म, करेक्ट, SN2 मैकेनिज्म। तो इसकी क्रियाविधि क्या होगी, क्या बनेगा, आइए हम इसको समझते हैं। तो इसमें होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात याद रखिए, ये जो क्रिया होगी एक ही पद में पूर्ण हो जाएगी। तो इसकी क्रियाविधि की हम बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो इसकी क्रियाविधि आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए क्रियाविधि क्या होगी इसकी, तो हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है। अगर हम R के स्थान पे CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, CH3 CH2, और हमने यहाँ पे X ले लिया। आप ये ले सकते हैं, या सिंपल सी बात आप ऐसा ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ है एक H, इससे जुड़ा हुआ है ये दूसरा H, तीसरा H, और यहाँ पर क्या है X। आपको मालूम है कि यहाँ पर ये कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जो ऋणावेशित आयन होते हैं उनकी त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए त्रिविम में ये थोड़ा इधर झुक जाएंगे, इधर थोड़ा झुक जाएंगे, स्पेस की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अध्रुवीय माध्यम, और साथ ही यहाँ पर क्या है ENU, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे अभिकर्मक ले रहे हैं उसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक होगा NU माइनस, तो ये अटैक करेगा, ध्यान देना, ये अटैक करेगा। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, इसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये यहाँ से अटैक कर सकता है आगे से, जब ये अटैक यहाँ पे करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि ये NU जो है NU माइनस, ये यहाँ पीछे से अटैक कर सकता है। तो बात करेंगे कौन सा सही तरीका होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऋणायन है ये ऋणायन है, और हम बात करेंगे ये भी क्या है, ऋणायन है। तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। और जिस यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा है जब अग्र आक्रमण हम लोग करेंगे, तो यह अग्र आक्रमण है ये, और अग्र आक्रमण में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। लेकिन बात करें जब हम पश्च आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है, न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से पश्च आक्रमण होगा। कैसा आक्रमण होगा, पश्च आक्रमण होगा। तो अग्र आक्रमण यहाँ पे हम नहीं करेंगे,
तो अपक्रिया में होगा क्या कि जब भी ये क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन यहाँ पर देखिएगा हम कहेंगे एक H 2H और एक H हम और यहाँ बना दे रहे हैं, चलो ऐसा लिख दे रहे हैं, एक H 2H और एक तीसरा H। यहाँ पर होगा क्या, जरा इसको ध्यान से देखिए, अभी ये मैंने कार्बन और 3H यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब होगा क्या कि जब ये जो ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे अटैक करेगा, नाभिक स्नेह जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। कौन? ये नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही जब इस पर अटैक करेगा तो इससे जुड़ने का प्रयास करेगा, तो धीरे धीरे ये जुड़ेगा। जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ये बॉन्ड बनेगा। तो जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा, या हम कहें ये वाला बॉन्ड बनेगा, वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इसको हम कुछ ऐसा इसको भी बना देते हैं X। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो बना, ये एक होती है संक्रमण अवस्था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पे एक समय दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा तब ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा। इसको हम कहते हैं पंच संयोजी संक्रमण अवस्था। पंच संयोजी संक्रमण अवस्था ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती के रूप में अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SN2 अपक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, क्या कार्बोधनायन बनता है, नहीं, वो तो SN1 में बनता है। क्या कार्बोनायन बनता है, नहीं। यहाँ पे आप देखें पंच संयोजित संक्रमण अवस्था की प्राप्ति होती है SN2 अपक्रिया में। अब यहाँ इसके बाद होगा क्या, मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे बॉन्ड टूटेगा। एक समय ऐसा आएगा ये बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। उस स्थिति में ये कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये मैं ऐसे जोड़ देता हूँ। और यहाँ पर क्या बन चुका है, NU यहाँ पर बन चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, फिर से देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन से 2H 3H जुड़े हुए हैं, तो उसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 1H 2H 3H, और ये जो NU है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और प्लस ये तो बॉन्ड टूट चुका है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जो X माइनस है और यहाँ पर E प्लस, क्योंकि यहाँ से ये माइनस तो निकल चुका है लेकिन प्लस तो बाकी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, E प्लस और प्लस NX माइनस क्या बनेगा, EX बना लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका SN2 का मैकेनिज्म, या हम कहें क्रिया विधि। ठीक है, और यहाँ पे एक खास बात और याद रखिएगा आप कि यहाँ पर जब न्यूक्लियोफिलिक पक्ष आक्रमण करता है तो हम कहेंगे ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है, धीमा स्टेप है, स्लो स्टेप, धीमा पद। लेकिन जब यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर पंच संयोजित संक्रमण अवस्था की प्राप्ति होती है तो एक ही समय में तात्क्षणिक, हम कहेंगे उसी समय में ये बॉन्ड बनेगा और उसी समय ये बॉन्ड टूटेगा। ये क्रिया बिल्कुल तात्क्षणिक होती है, और ये जो स्टेप होता है ये होता है फास्ट स्टेप, तेज, यहाँ पे तेज पद है, ये धीमा पद है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए तो अभी आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने SN2 में सीखा क्या है, एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पर हमने H लिया था CH3, मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया था, 0 डिग्री वाला एक एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट। थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिए, हमने ये लिया था। और यहाँ पे क्या देखा था कि जब यहाँ पर जो हमने अभिकर्मक लिया है वहाँ का जो नाभिक नहीं होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो उसका अटैक अग्र ना होकर पीछे से होगा, तो पश्च आक्रमण इसका होगा। ये आप देखिए, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, ये हम कहें 1 डिग्री नहीं है, तो 1 डिग्री आप जानते हैं कैसे होता है, CH3 CH2 और X, ये क्या है 1 डिग्री। और इसके अलावा ये क्या है, हम 0 डिग्री इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। सामान्यतः अगर देखा जाए
ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया था कि सामान्यतः SN2 अपक्रिया, जो SN2 अपक्रिया है इसमें 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें संभव होता है। तो यहाँ पे कुछ हमने SN2 अपक्रिया के लिए स्पेशल पॉइंट लिखे हैं और यहाँ पे आप देखें विशेष बिंदु यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला देखिए, ये क्रिया एक पदों में पूर्ण होती है, ठीक है, ये क्रिया एक पदों में पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, अपक्रिया में कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता और जब भी कार्ब धनायन नहीं बनेगा तो हम कहेंगे वहां पर कोई भी पुनर्विन्यास संभव नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि अपक्रिया में क्या होता है, फिर मध्यवर्ती रूप में क्या बनता है, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और हम बात करेंगे एक साथ, यहाँ पर हमने जब इसको जोड़ दिया था तो अगले स्टेप में जब ये जुड़ गया था तो यहाँ पे आप समझें तो NU यहाँ पर जुड़ता चला गया, NU, और ये जो X है यहाँ पे टूटता चला गया। तो हम कहेंगे CNU बॉन्ड बनेगा और CX बॉन्ड का विखंडन होगा या आप कहें टूटेगा। तो ये पॉइंट हमने लिखा है और ये एक साथ होते हैं, जैसे ये बना वैसे ये क्या हो गया, टूट जाएगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि विखंडन और CNU बंध का निर्माण, ये वाला बंध क्या है, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक के बीच बंध है, इसका निर्माण और इसका बंध का विखंडन एक साथ तात्क्षणिक होता है। फिर यहाँ पे हमने अगला पॉइंट लिखा है SN2 अपक्रिया की जो क्रियाशीलता होगी। जैसे हमने SN1 में बात की थी कि SN1 अपक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है हम कहेंगे वो किस पर निर्भर करती है, कार्ब धनायन के अस्थायित्व पर। और कार्ब धनायन का अस्थायित्व 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमने ये सब सीखा था। यहाँ पर क्या लिखा है, SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता समानुपाती 1/, त्रिविम बाधा। इसका मतलब क्या है कि त्रिविम में बाधा जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखें ये 0 डिग्री का है, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ H लिखा था, अभी ये 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप देखें जब ये न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि आगे से अटैक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये जब मैं बात करूँगा ये पीछे से अटैक करेगा, लेकिन पीछे जगह भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कार्बन के साथ अगर मैं इसको 3 डिग्री बना देता हूँ, ध्यान देना 3 डिग्री, मैंने यहाँ पे क्या किया CH3, मैंने यहाँ पे किया CH3, यहाँ पे क्या किया CH3। अब देखो कार्बन है, इससे 3 H जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो 1H, 2H, 3H, ये कार्बन है, इससे भी 3 H जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये कार्बन, इससे भी 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा अटैक करने के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये जो 3 डिग्री हाइलाइट है, हम कहेंगे 3 डिग्री हाइलाइट में हम कहेंगे कि SN2 अपक्रिया की जो क्रियाशीलता होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सही से अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पर। क्योंकि अटैक कहाँ पे कर सकता है, जहाँ पे धनावेश होगा, तो धनावेश कार्बन पे है, तो यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा, भीड़ इतनी यहाँ पे ज़्यादा है, या हम इसको कहें रसायन विज्ञान की भाषा में त्रिविम बाधा ज़्यादा है। तो त्रिविम बाधा जब ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता कम होगी। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है, देखिए इसी का मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया शुरू में। तो इसके लिए क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन समान होगा तो हम ये याद रखेंगे कि 1 डिग्री में क्या, 1 डिग्री कैसे बनेगा, सॉरी CH3X, तो CH3X में यहाँ बना दे रहा हूँ CH3X, यही तो हमने एग्जाम्पल लिया। इससे कम 1 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में त्रिविम बाधा सबसे ज़्यादा। अगर हाइड्रोजन समान है तो आपको याद रखना है, और अगर हाइड्रोजन असमान है तो आप देखेंगे आयोडाइड में सबसे ज़्यादा, उससे कम ब्रोमाइड में, इसी प्रकार। आप अगर SN1 को देखेंगे तो जस्ट SN1 का उल्टा यहाँ पे है। SN1 में क्या था, इसी का जस्ट उल्टा, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा और सबसे कम हम कहेंगे 0 डिग्री में। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल सेम था, लेकिन हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे SN1 का ठीक उल्टा है। तो इसे दिमाग में आप याद रखेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम SN2 क्यों कहते हैं, इसके वेग के बारे में देखिए। इसका जो वेग होता है वो क्रिया कारक
क्रिया कारक की सांद्रता पर और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर, दोनों पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही यहाँ पे अटैक पीछे से कर रहा है, तो इसकी जो सांद्रता होगी ये भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसकी क्रियाशीलता, इसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखें क्रिया कारक क्या होते हैं, जो यहाँ पे हमने लिया ये क्रिया कारक है और ये नाभिक स्नेही है। तो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा अब क्रिया का वेग। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो हम कहेंगे जो अब क्रिया की कोटि आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। इसलिए हम इसको SN2 भी कहते हैं या द्विकणुक कहते हैं। अब अगला पॉइंट आप देखिए, SN2 क्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं मैंने कर दिया था, वो गलत कर दीजिए उसको। तो यहाँ पे SN2 क्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले SN1 में क्या था कि नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? करेगा, तभी तो इसकी घात 1, इसकी घात 1 आएगी और 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी बात। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगला पॉइंट क्या है कि वही मैंने लिखा है कि x, ये जो हैलाइड है और ये जो नाभिक स्नेही है में प्रतिकर्षण के कारण अग्र आक्रमण संभव नहीं होता, केवल पश्च आक्रमण संभव होता है। इसके बाद SN2 की पहचान आप देखिए कि अध्रुवीय माध्यम तथा प्रबल क्षार की उपस्थिति SN2 क्रिया हेतु अनुकूलतम परिस्थितियां हैं। तो याद रखना, 2 बातें आपको याद रखना है, प्रबल क्षार और अध्रुवीय माध्यम। इसके पहले वाले में SN1 में क्या था कि ध्रुवीय माध्यम और दुर्बल क्षार। ठीक है, अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे SN2 में बात हो जाएगी। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से हम सारे सवाल करेंगे और फिर हम आगे भी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।